हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे चेंजेस इन टीडीएस। ये सीरीज़ जो मैं तैयार कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस की, इसमें हम बेसिकली असेसमेंट ईयर 15-16 के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको पढ़ रहे हैं। फिलहाल डायरेक्ट टैक्स के अंदर मोस्टली अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब लास्ट के एक दो चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स बची हैं जिनके अंदर मेनली टीडीएस और एएमटी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स वगैरह बचे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ तो यू विल गेट इट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चेंजेस इन टीडीएस की अगर हम बात करें तो एक नया सेक्शन आया है 194 DA। ये सेक्शन याद रखिएगा, नया सेक्शन है, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि नया है। तो 194 DA जो सेक्शन है, सबसे पहले समझिएगा कि इसमें है क्या। 194 DA ये कहता है कि LIC पॉलिसी के जो मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है, आमतौर पे तो आपको पता है कि LIC का जो पैसा मेच्योरिटी पे मिलता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर LIC का पैसा टैक्सेबल हो, अगर LIC का पैसा टैक्सेबल हो, जैसा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, इसके अलावा और भी सिचुएशंस हैं। अगर लेटेस्ट पॉलिसीज़ की हम बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो प्रीमियम है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पॉलिसी अमाउंट पे। यानी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो उसका एनुअल प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब है कुछ टिपिकल सिचुएशंस में LIC से जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अगर वो टैक्सेबल हो और वो अमाउंट 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो तो 2% TDS का प्रोविजन आया है। ठीक है, चलिए इसको लीगल लैंग्वेज में ध्यान से देखते हैं। सेक्शन 194 DA ये कहता है कि अव्वल तो पॉलिसी जो आपकी सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट ही रहेगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर वो अमाउंट टैक्सेबल हो, हमारी बात सुन में, सपोज दैट अमाउंट इज टैक्सेबल, तो फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो टैक्सेबल है। अगर ऐसा कुछ हो जैसे मैंने बताया 1 लाख, तो देयर इज ए TDS ऑफ 2%, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी मेच्योर हुई है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से 50 लाख की, तो उस पर 2% जो है वो 1 लाख रुपये TDS कट जाएगा, बाकी का 49 लाख रुपीज़ मेच्योरिटी जो है वो मिलेगी। याद रखिएगा, अगर 1 लाख तक है फिगर, बल्कि 1 लाख से कम, अगर एग्जैक्टली लीगल लैंग्वेज देखें, इफ़ इट इज़ लेस देन 1 लाख देयर इज़ नो TDS। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। इफ़ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ LIC policy, LIC means any other insurance company also, is taxable and amount payable for the financial year is rupees 1 lakh or more, then it is subject to TDS of 2%। जो पहला पॉलिसी अमाउंट उसको मिलना है टोटल मेच्योरिटी अमाउंट, उसका 2% TDS कटेगा। तो वैसे पॉइंट तो इतना ही है, लेकिन एक बार हम इसमें अभी ये डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब ये मेच्योरिटी पे अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होता है। एक्चुअली TDS एप्लीकेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो TDS एप्लीकेबल वहीं होगा जहां अमाउंट टैक्सेबल है। आप समझ रहे हैं ना, TDS की एप्लीकेबिलिटी तो वहीं होगी जहां अमाउंट टैक्सेबल है। तो वो कौन कौन सा है? सबसे पहले कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा सेक्शन 80DD3 सबसेक्शन 3। ये क्या है? अगर असेसी का कोई रिलेटिव फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और उसके लिए पॉलिसी ली गई हो, तो वो अमाउंट जो है वो अगर असेसी को मिल जाए, बाय द वे अगर उस रिलेटिव की डेथ पहले हो जाए, तो दैट बिकम्स टैक्सेबल। ये आपने डिडक्शंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अप्रैल 1 2003 से पहले तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट 2003 से 2012 तक, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी लगी डेट्स देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 साल का। यानी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो प्रीमियम साल का 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, तो अब TDS है। इसी तरह से उसके बाद की पॉलिसी के लिए इन्होंने अब रिस्ट्रिक्शन 10% की कर दी। यानी कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो प्रीमियम 50,000 रुपये साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, मेच्योरिटी अमाउंट, और उस पर TDS आ जाएगा 2% का। इसके अलावा लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आई थी कि ATC-U और DDB में जो लोग कवर हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं या कैंसर पेशेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए ये लिमिट 10 से बढ़ा के 15% की थी। यानी उनकी पॉलिसी, जैसे सपोज अगर पॉलिसी जो है वो 1 लाख की है तो उनका प्रीमियम 15,000 तक हो सकता है, बट इफ़ इट इज़ मोर देन 15% तो उनके लिए भी टैक्सेबल है। यहाँ पर एक छोटा सा रिलैक्सेशन इन्होंने ये दिया है कि अगर डेथ बेनिफिट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वैसे तो मेनली डेथ बेनिफिट ही होती हैं, लेकिन आजकल तो वो एक सेविंग स्कीम्स की भी बन गई हैं, तो उस पर ये TDS नहीं होगा। और अगर पॉलिसी अप्रैल 1 2003 से पहले की है, प्रायर टू अप्रैल 1 2003,
और ऑर्डिनरी पॉलिसीज़ हैं अदर देन की मैन एंड ATDD सब सेक्शन 3, तो उस पर भी TDS नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नया सेक्शन आया है 194DA। क्या आया है इसमें, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहली बात यह है कि जो LIC का अमाउंट होता है, मेच्योरिटी अमाउंट होता है, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जाम्प्ट है। जब एग्जाम्प्ट है तो TDS का मतलब ही नहीं। लेकिन 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जबकि अमाउंट मेच्योरिटी पे जो मिल रहा है वो टैक्सेबल है। उन सभी सिचुएशन में अगर अमाउंट 1 लाख और मोर है तो 2% TDS होगा। अब सवाल यह है कि वो 5 सिचुएशंस कौन सी हैं। पहला, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा, अगर फिजिकली हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए कोई पॉलिसी ली और बाय द वे डिपेंडेंट रिलेटिव की डेथ पहले हो जाए तो पैसा असेसी को मिलेगा, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो 2% TDS है। तीसरा, अगर पॉलिसी 2003 से 2012 के बीच में ली है और प्रीमियम अमाउंट जो है वो 20% से ज़्यादा है पॉलिसी अमाउंट के, तो अमाउंट टैक्सेबल होगा, TDS होगा। 2012 के बाद की पॉलिसी है और प्रीमियम अमाउंट जो है वो 10% से ज़्यादा है, तब भी टैक्सेबल होगा। और लास्ट ईयर 13-14 के बाद से जो लेटेस्ट प्रोविजन आया उसके हिसाब से जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कैंसर पेशेंट्स वगैरह हैं, उनकी पॉलिसी का अमाउंट अगर 15% से ज़्यादा है, प्रीमियम 15% से ज़्यादा, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो जब भी टैक्सेबिलिटी है वहाँ TDS है। लेकिन ये क्लैरिफाई किया गया 1 अप्रैल 2003 से पहले जो सिंपल पॉलिसीज़ थी अदर देन कीमैन एक्सेट्रा, उन पे कोई TDS नहीं होगा। और साथ में ये भी क्लैरिफाइड है कि डेथ बेनिफिट में चाहे प्रीमियम का परसेंटेज ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर डेथ के केस में जो है पैसा मिल रहा है तो उस पैसे पर कोई TDS नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो हुआ TDS का एक चेंज। दूसरा है एक नया सेक्शन, सेक्शन तो नया नहीं है, इसके अंदर एक समझ लीजिए प्रोसीजर स्पेसिफाई किया है सेक्शन 194IA में। ठीक है, कौन से सेक्शन की हम बात कर रहे हैं? सेक्शन 194IA। ये सेक्शन क्या है? देखिए, ये सेक्शन लास्ट ईयर भी आई थिंक मैंने कवर किया ही होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सेक्शन 194IA ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी वैल्यू है 50 लाख या उससे ज़्यादा, तो आपको सारा पैसा नहीं देना है सेलर को, आपको उसका 1% बाय वे ऑफ TDS काट देना है। अब लेटेस्ट ये जो है प्रोसीजर जो आपके ICAI के अमेंडमेंट मॉड्यूल में दिया था, जहाँ से मैंने इसको फिर पिक करके और बुक्स के थ्रू समराइज वे में आपको दे रहा हूँ, वो ये कि इन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि जो आपने TDS काटा उसको आप अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराएं और ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर उसका सर्टिफिकेट दे दें। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको प्रोविज़न जो है सिंपल बता देता हूँ क्या है एक बार फिर से। प्रोविज़न ये है कि इफ़ प्रॉपर्टी डील इज़ फॉर ₹50 lakhs or more, then 1% TDS of deal amount shall be done। ठीक है, ये हुई एक बात। दूसरी बात, ये तो हो गया भाई 1% TDS हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है? इन नेक्स्ट मंथ, या आई शुड से बाय नेक्स्ट मंथ, मैक्सिमम 7th, डिपॉजिट TDS टू गवर्नमेंट के नाम पे इन्होंने लिखा है बेसिकली, आई शुड से RBI, SBI और अथोराइज्ड बैंक। ठीक है जी, ये देना है आपको वाया पेमेंट एंड वाया गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोर्टल। जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स बने हुए उसके हिसाब से जो पोर्टल है उस पर डाल के आपने ये पेमेंट करनी है। और विद इन 15 डेज़, ये भी रिक्वायरमेंट है, 15 दिन का सर्टिफिकेट भी देना है ना उसको, तो विद इन 15 डेज़ ऑफ ड्यू डेट, यानी 7 तारीख से आप काउंट करके, विद इन 15 डेज़ ऑफ ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS, इशू अ TDS सर्टिफिकेट। भाई जिस बंदे के पैसे काट लिए उसको सर्टिफिकेट भी तो चाहिए कि हाँ जी उसके इतने पैसे कट गए हैं, गवर्नमेंट को जमा हो गए हैं, तभी तो कल को जब अपनी रिटर्न आएगी उसमें वो क्लेम करेगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल ही है बात। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। फॉर्म नंबर दिया हुआ है 26QB, अगर आप याद रख सकें तो। जैसे मतलब आई डोंट सजेस्ट कि आप इसको रटो, पर ठीक है अगर याद आ जाए, मेमोरी शार्प है तो आप याद कर लें, बाकी अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा वन मोर चेंज इन TDS इज कि अगर सर्विस टैक्स बिल में जुड़ा हुआ है तो आपने TDS काटते वक्त सर्विस टैक्स को इग्नोर करना है।
यानी सपोज कोई बिल है जिसमें 2 लाख के ऊपर सर्विस टैक्स लगा है, तो जो TDS काटना है वो 2 लाख पे कैलकुलेट होगा, सर्विस टैक्स को छोड़ देना है। छोटी सी बात है। और आखिरी बात जो इसमें वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो ये कि जो पहले लोग TDS काटते थे उनको एक TDS की स्टेटमेंट भी देनी होती थी गवर्नमेंट को, तो नाउ दे आर अथोराइज टू फाइल करेक्शन। बात आ रही समझ में? दोबारा ध्यान से सुनिए। जो आदमी TDS कर रहा है, TDS करने के बाद वो उसकी डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, जिसको मैं TDS स्टेटमेंट कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। तो वो उसके बारे में ना, अगर माना कोई गलती हो जाए तो पहले उसकी करेक्शन के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में कहीं प्रोविजंस नहीं थे, तो अब लेटेस्ट ये ऐड कर दिया है कि हाँ भाई अगर आपने TDS किया है, उसमें TDS होते हुए कोई गलती हो गई तो उसकी आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। ये बात अब एक्ट में दे दी है। आई पर्सनली बिलीव कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये हैं आपके TDS के प्रोविजंस। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 194 DA में LIC पॉलिसी अगर टैक्सेबल है 5 सिचुएशंस में, 1 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट मिल रहा है, 1 लाख या मोर देन 1 लाख, तो 2% TDS है। 194 IA में अगर प्रॉपर्टी डील है 50 लाख या उससे ज़्यादा की, तो 1% TDS कटेगा, जो कि बायर काट के अगले महीने की 7 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू SBI RBI में जमा करा के अगले 15 दिन में सर्टिफिकेट दे देगा। अगर बिल में TDS काटते वक्त आप देखते हैं सर्विस टैक्स भी लगा हुआ, तो सर्विस टैक्स को इग्नोर करके ग्रॉस अमाउंट पे TDS काटना है। और करेक्शन स्टेटमेंट जो है वो TDS की अलाउ गवर्नमेंट ने कर दी है। बस इतना ही है जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।